स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का। उम्मीद की मस्त व्यस्त और अपनी तैयारी को बिल्कुल खूब बेहतर ढंग से चला रहे होंगे। रेलवे आरआरबी रेलवे ग्रुप डी का सफर अब बिल्कुल आसान है। आज हम लोग तीसरी श्रृंखला पे पहुंच चुके हैं। इसके पहले आपने प्रैक्टिस सेट नंबर 1, 2 को बिल्कुल सॉल्व किया होगा, देखा होगा, सवालों की समझ बनी होगी। आयोग का नजरिया और आपका नजरिया अब बिल्कुल मैच कर रहा होगा और अब वो क्षण बहुत दूर नहीं है जब आप अपने एग्जाम के बिल्कुल करीब पहुंच रहे हैं। आइए आज के इस प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरे पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। प्रश्न उत्तर और उसकी कुछ संक्षिप्त व्याख्या जो आपके एग्जाम के लिए बेहद खास है। जाइएगा नहीं, सुनिएगा। अगर आपको लगता है कि इस बार ये परीक्षा आप देना चाहते हैं बेहतर ढंग से तो आपको सुनना चाहिए, नहीं तो आप जा सकते हैं। आइए पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न ही है, अम्ल या क्षार को जल में मिलाने पर क्या होगा। जिसमें पहला कथन है कि प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता में वृद्धि होगी। दूसरा है कि प्रति इकाई आयतन आयनों की सांद्रता में कमी आएगी। तीसरा है विलयन तनु हो जाएगा और चौथा है विलयन अधिक सांद्र हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 की प्रति इकाई आयतन आयनों में वृद्धि हो जाएगी और तीसरा है विलयन में तनु हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका डी फॉर दिल मांगे मोर राइट आंसर होगा। जब किसी भी अम्ल या क्षार को जल में मिलाया जाता है तो प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता घटती है, जिसे हम लोग तनुकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? तनुकरण। और आप इसको खूब जानते होंगे कि अगर हम लोग अम्ल की बात करते हैं, अम्ल बोले तो एसिड है ना। अम्ल की अगर बात करें तो अम्ल पर एक विशेष ध्यान रखना चीज कि जब जल पर मिलाने पर जल में मिलाने पर अम्ल की स्थिति क्या होती है। अम्ल को अगर जल में मिला दिया जाए तो इससे स्थिति क्या क्रिएट होती है कि हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न होता है। इससे क्या उत्पन्न होता है? हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न होता है। और ये जल में जो अम्ल का घोल मिला है, इससे स्थिति क्या होती है, जो ये घोल मिलता है इसमें हमें अम्लीयता अधिक पाई जाती है। अम्लीयता अधिक होती है तो अम्लीयता तो अधिक पाई जाती है, लेकिन इसका पीएच मान जो होता है वो कम हो जाता है। पीएच मान कम हो जाता है। यही कंडीशन अगर क्षार में आपको बताएं बेसिस में कि क्षार में अगर जल को मिला दिया जाए तो क्या स्थिति उत्पन्न होती है? हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न होते हैं। इससे क्या उत्पन्न होते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न होते हैं। हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न होते हैं और इससे क्या होता है कि क्षारीयता बढ़ जाती है। क्षारीयता बढ़ जाती है और क्षारीयता बढ़ने से क्या होता है कि पीएच स्तर भी बढ़ जाता है। ये बात बिल्कुल ध्यान रखना। जब अम्ल में जल को मिलाते हैं तो स्थिति क्या बनती है? तो स्थिति बनती है हाइड्रोनियम आयन की और इस अम्ल में अम्लीयता बढ़ती है, घोल में अम्लीयता बढ़ती है, पीएच कम हो जाता है और क्षार वाले में बिल्कुल उल्टा होता है। इस बात को ध्यान रखना। अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है कि जून, ये करंट का सवाल है, करंट का सवाल है, पॉलिटी से रिलेटेड है। जून 2022 तक संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार भारत में कितनी आधिकारिक भाषाएं थी? तो आप जानते हैं 22 ही। हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में, संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा की अगर हम लोग बात करते हैं तो भाषा इस 8वीं अनुसूची में मूल रूप से कितनी थी? ध्यान में रखना। तो मूल रूप से थी 14 भाषाएं और अभी कितनी भाषाएं हो गई हैं? तो अब कुल बढ़ करके यानी वर्तमान आज तक की अगर मैं आपको बात बताऊं तो वर्तमान तक की भाषाएं कितनी हो गई हैं? 22। यानी कितनी भाषाएं जोड़ी गई हैं? 8 भाषाएं इसमें जोड़ी गई हैं। और 8 भाषाएं जो जोड़ी गई हैं ये, क्योंकि 14 8 22 होगा, ये 8 भाषाएं 3 संशोधन से जोड़ी गई हैं। एक ही ट्रिक से आज से आप इसे याद कर लोगे और कभी भूलोगे नहीं। अभी 12 तारीख को एग्जाम हुआ है, 12 अक्टूबर को यूपी पीसीएस का, वहां भी यहां से सवाल आया हुआ है। हर आयोग इससे पूछता है। तो आइए मैं इस बात को आपको स्पष्ट करूं कि 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख है, मूल 14 भाषाएं हैं, वर्तमान में 22। कितनी जोड़ी गई? 8। कितने संशोधन से? 3।
21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा एक भाषा जोड़ी गई। दूसरा है 71वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के द्वारा। और तीसरा है आपका 92वां, 21 से 71 को जोड़ोगे तो 92 हो जाएगा, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा। अब ये कौन कौन सी भाषा है, एक ही झटके में, एक ही ट्रिक से आप पूरी बातें जान लोगे। आइए स्पष्ट मैं आपको एक साथ बता रहा हूं। 21वां संविधान संशोधन से कौन सी भाषा जोड़ी गई, सिंधी, सिंधी जोड़ी गई। 71वां संविधान संशोधन से नमक कह सकते हैं। अब नमक कौन सी भाषा हो गया, तो ना से नेपाली, माँ से मणिपुरी, कान से कोंकणी। और 92 से 4 भाषाएं जोड़ी गई 92वां संविधान से, BDMS, B फॉर बोडो, D फॉर डोंगरी, M फॉर मैथिली, S फॉर संथाली। इतना बात अगर याद रखेंगे तो भाषा संबंधी पूरी जानकारी। एक बार पुनः सुनो, 8वीं अनुसूची में कुल मूल भाषाएं कितनी हैं, 14। वर्तमान में कितनी हो गई, 22। कितनी जोड़ी गई, 8। कितने संशोधन से, 3। 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 से सिंधी, 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, और 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 से बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। आते हैं अगले सवाल पे। तो प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 ये आपके सामने रहा, हिस्ट्री का सवाल है, बहुत ही बेहतर सवाल है। निम्न में से किस अधिनियम के प्रावधान द्वारा ब्रिटेन ने भारतीय प्रांतों पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को निरस्त कर दिया और उन्होंने ब्रिटिश क्वीन के नाम पर शासित किया जाना तय किया। तो आप खूब इसका आंसर जानते हैं, आप सभी को पता होगा 1858 का अधिनियम। थोड़ी सी मैं आपको यहां तक केवल बातें बताता हूं। 1858 के भारत शासन अधिनियम में, 1858 का भारत शासन अधिनियम इसलिए प्रसिद्ध रहा और मशहूर हुआ, इसके दो तीन तर्क हैं, 2-3 कारण हैं जिन्हें आपको याद रखना होगा और जानना होगा। उसमें 2-3 बिंदु में 1-2 बिंदु आपको बता रहा हूं। पहला क्या हुआ, इस अधिनियम से क्या किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से भारत का शासन लेकर के ब्रिटेन के क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया, ब्रिटेन के क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। क्राउन बोले तो क्या, तो क्राउन मतलब राजा, तो ब्रिटेन के राजा के हाथों में। तो भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से लेकर के भारत के राजा या रानी के हाथों में सौंप दिया गया। किस अधिनियम से, 1858। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना कि दैध शासन का अंत कर दिया गया, दैध शासन का अंत कर दिया गया किस एक्ट से, 1858 के एक्ट से। तो पहला तो ये भी कह सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया 1858 के एक्ट से, दैध शासन का अंत कर दिया गया 1858 के एक्ट से। तीसरा पॉइंट याद रखना कि भारत सचिव पद का सृजन किया गया, भारत सचिव, ये ध्यान रखना इस पर कोई भारतीय नहीं था, केवल लिखा था भारत सचिव। तो भारत सचिव पद का सृजन किया गया। और यहाँ एक विशेष बात आपको बताएं तो खूब नोट करना कि भारत सचिव बनने वाला पहला व्यक्ति जो था उसका नाम था चार्ल्स वुड। चार्ल्स वुड पहले भारतीय सचिव बने। और एक विशेष बात और बताएं कि इस अधिनियम से गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया। क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल को वायसराय। और पहला वायसराय कौन बना, लॉर्ड कैनिंग। भारत के पहले वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। और एक आखिरी बात, उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे कि भारत सचिव के सलाह सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का गठन किया गया, भारतीय परिषद का। और इसका भी गठन कहाँ किया गया, इंग्लैंड में ही किया गया। ये दोनों लोग इंग्लैंड से रह करके भारत के शासन को संचालित करते थे। इतनी बातें आपको 1858 के एक्ट में ध्यान में रखना है। आते हैं अगले सवाल पर। और अगला प्रश्न जो रहा आपका वो है प्रश्न नंबर 11। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 11 पर। प्रश्न नंबर 11 मूल विधि से संबंधित है। समझना आयोग किस तरह से सवाल कर रहा है और मूल विधि के प्रश्न किस तरह से पूछता है। भारत में दहेज लेना देना आपराधिकृत है। अगस्त 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार ऐसे अपराध हेतु पुलिस और मजिस्ट्रेट द्वारा आपराधिक प्रक्रिया
संहिता 1973 के किन धाराओं के अंतर्गत अपराध संबंधी पूछताछ और विवेचना की कार्रवाई की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 174 और 176। यहाँ थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि दहेज, आप जानते हैं दहेज लेना भी अपराध है और देना भी अपराध है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम बनाया गया हमारे यहाँ, दहेज प्रतिषेध एक्ट है, और ये अधिनियम कब है? 1961 का। इसमें दहेज लेना देना अपराध है। अगर दहेज आप मांगते हो तो मिनिमम 6 माह से लेकर के मैक्सिमम 5 वर्ष तक आपको सजा हो सकती है। और मांगी गई रकम, अगर ज्यादा रकम मांगे हैं आप, तो मांगी गई रकम के रूप में कह सकते हैं कि अगर ज्यादा रकम है तो पूरी रकम को वापस करना होगा, नहीं तो आप पर मिनिमम 15,000 रुपए का जुर्माना भी लगेगा। ये तो बात है किसका? दहेज प्रतिषेध अधिनियम का। पर इसके तहत दो धाराओं की है। एक तो ध्यान ये रखना है कि अनुच्छेद धारा 174, एक ध्यान रखना है, धारा 174 ये कहता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु या आत्महत्या का पता लगाने की जांच के लिए धारा 174 का अनुसार कार्य करते हैं। और 176 कहता है कि पुलिस हिरासत में मौत होने पर मजिस्ट्रेट द्वारा जांच और मृतक के रिश्तेदारों को सूचित करना, ये धारा 176 इस पर लागू होता है। आते हैं अगले सवाल पर। प्रश्न नंबर 12 है, विज्ञान का सवाल है कि श्रेणी के परिपथ का एक उदाहरण है, श्रेणी के परिपथ का एक उदाहरण है किसका? सजावटी लाइटों का एक उदाहरण माना जाता है। अगले सवाल पे आते हैं। प्रश्न नंबर 15 है कि एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के एक जनित्र से संयोजित किए जाने पर उसे 2 एएमपी की धारा प्रवाहित होती है, तो इसी शक्ति क्या होगी? कैलकुलेशन का सवाल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 404 वाट, है ना, इसको निकाल सकते हैं आप गुणा भाग करके। अगले सवाल पर आते हैं। प्रश्न नंबर 18 है और ये पॉलिटी का बहुत ही सरल सवाल है, ध्यान से देखना। भारतीय संविधान के तहत नगर पालिका क्षेत्र में वार्ड समितियों का गठन आवश्यक है। ऐसे प्रत्येक नगर पालिका की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर है 3 लाख या उससे अधिक होना चाहिए। अब जानते हैं कि हमारे यहाँ इसकी बात के लिए हम समझते हैं स्थानीय स्वशासन, और वो भी आपसे बात कर रहा है शहरी निकाय का, शहरी निकाय की अगर हम बात करें तो शहरी निकाय या समझ सकते हैं आप नगर पालिका। और नगर पालिका के बारे में थोड़ा सा समझना विशेष तौर पे कि नगर पालिका क्षेत्र बनाया जाता है जहां की आबादी लगभग कितनी होनी चाहिए? 3 लाख से अधिक हो, 3 लाख से अधिक हो। एक बात हो गई। दूसरी बात ध्यान रखना है कि नगर पालिका के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो नगर पालिका हमारे संविधान में लाया गया किस संशोधन से? 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। और इसका जिक्र संविधान के हमारे भाग 9A में उल्लेखित मिलता है। और आप खूब जानते हैं कि नगर पालिका लागू कब से हुआ, ये डेट खूब आयोग पूछता है। 1 जून 1993 को लागू हुआ है। इतनी बातें आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले सवाल पर। और अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 20 विज्ञान का है कि गोलीय दर्पण की वक्रता, प्रश्न है ध्यान से देखना, गोलीय दर्पण की वक्रता के केंद्र के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, तीनों ही कथन सही कि गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें विपरीत दिशा में अपने पथ का पुनः अनुरेखण करती हैं, सही है। दूसरा है गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र पर निर्मित प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार होता है, बिल्कुल सही है। तीसरा है कि गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र पर निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है, ये भी बिल्कुल राइट आंसर है। तो तीनों के तीनों आंसर इसके बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 21 पे आते हैं। पॉलिटी का सबसे खास और सबसे आसान सवाल है। तो आयोग देख सकते हैं कि विज्ञान का हो,
या पॉलिटी का हो, हिस्ट्री का, सारे सवाल बहुत ही लेवल के और आसान पूछते हैं। और इस तरह से मैं बोलता हूं कि ये प्रीवियस ईयर देख करके, आप PYQ सीरीज देख करके अपनी तैयारी को नया रूप दे सकते हैं और अपने एग्जाम के करीब पहुंच सकते हैं। आइए सवाल नंबर 21 पे देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। आप खूब इसको जानते होंगे, बहुत ही फेमस है। तो अनुच्छेद में 21 का संबंधित किससे? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, है ना। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, है ना। और ये स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। आप जानते हैं जब हम लोग पढ़ते हैं अपना FR मतलब फंडामेंटल राइट, तो हम लोग पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट हमारा शुरू होता है अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। और मैं आपको फंडामेंटल राइट के बारे में यहाँ पर बताऊं तो इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? मैग्ना कार्टा मतलब जो चीजें पहली बार लिखित रूप में मिली, तो भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं किसको? तो भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा कहते हैं। और इसका जिक्र अनुच्छेद 12 से 35 तक है। कुल कितने अनुच्छेद हैं? 24 हैं। और हमारे मौलिक अधिकार को कहाँ के संविधान से लिया गया है? USA के। और आप जानते ही राज्य के विरुद्ध है। मौलिक अधिकार किसके विरुद्ध है? राज्य के विरुद्ध है। और अगली बात ध्यान रखना कि मौलिक अधिकार जो है प्यारे साथी, ये न्यायालय में वाद योग्य है। न्यायालय में वाद योग्य है, यानी अगर आप के मौलिक अधिकार का कोई भी उल्लंघन करता है तो उसे आप सीधा सुप्रीम कोर्ट तक घसीट कर ले जा सकते हैं। आपके अधिकार का उल्लंघन, किसी व्यक्ति को आपके अधिकार के उल्लंघन करने का पावर नहीं है। न्यायपालिका संरक्षक है आपकी। और हमारे मौलिक अधिकार में कुल 7 मूल अधिकार थे, अभी कितने हैं? 6 हैं। हटाया किसको गया है? तो संपत्ति के अधिकार को। किस अधिकार को हटा दिया गया? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में मोरारजी देसाई यानी जनता पार्टी सरकार में हटाया गया। और अब संपत्ति का अधिकार भाग 3 से हटा के भाग 12 में कर दिया गया है। और अनुच्छेद 300 खंड ए या आर्टिकल 3 क्लास 300 क्लास ए में कर दिया गया है। और संपत्ति का अधिकार अब कैसा अधिकार हो गया है? एक वैधानिक अधिकार है या कानूनी अधिकार है। यानी अब ये मौलिक तो नहीं है, लेकिन अभी भी वैधानिक या कानूनी है। बिना कानून या नियमों का पालन किए बिना आपकी संपत्ति कोई छीन नहीं सकता। इतनी बातें मौलिक अधिकार पे ध्यान रखना। अगले सवाल मेंडलीव के, ये आवर्त सारणी का खूब प्रसिद्ध सवाल है। मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुणधर्म और उनके आवर्ती फलन क्या होते हैं? तो पारमाणिक द्रव्यमान होते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से क्या सरकार की ऋण आवश्यकताओं को इंगित करता है? सरकार की ऋण आवश्यकताओं को इंगित करता है वित्तीय घाटा। वित्तीय घाटा कैसे प्राप्त करते हैं? तो वित्तीय घाटा के बारे में अब देखो, और या राजस्व घाटा इसी को कहते हैं। तो राजस्व घाटा बराबर राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां को ही क्या कहते हैं? राजस्व घाटा कहते हैं। अगले सवाल पर आते हैं। प्रश्न नंबर 25 है और ये बहुत ही प्रसिद्ध सवाल है ज्योग्राफी का। देखो कितना अच्छा और सुंदर सवाल ज्योग्राफी का है कि निम्नलिखित में से किस प्रमुख नदी तंत्र समूह द्वारा भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण होता है। इसका बिल्कुल सही आंसर है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। जब मैदान के बारे में बात करते हैं प्यारे साथी, तो मैदान के बारे में मैं आपको बताऊं कि मैदान किसे कहते हैं। तो चित्र ध्यान से देखो, समुद्र तल से, ये समुद्र तल है। पृथ्वी पर कोई भी ऊंचाई मापी जाती है तो समुद्र तल से, तो समुद्र तल से 150 से 300 मीटर ऊंचे उठे समतल सपाट भाग को मैदान कहते हैं। हमारे यहाँ अगर मैदान की बात करते हैं तो मैदान को कई प्रमुख मैदान है, पर उसमें अगर मैं आपको बताऊं तो एक तो सिंध का मैदान या इसे पंजाब का मैदान कहते हैं, गंगा का मैदान, भारत में सबसे बड़ा मैदान यही गंगा का मैदान, और फिर है आपका असम या ब्रह्मपुत्रा का मैदान, असम या ब्रह्मपुत्रा का मैदान। सिंध का मैदान या इसी को पंजाब का मैदान कहते हैं। और पंजाब का मैदान जो है ये पंचयोग आब,
पंच मतलब 5, आब मतलब 2 आब। तो 5 2 आब का मैदान पंजाब में है। अब 5 2 आब के मैदान पंजाब में कौन से हैं, इनके नाम भी ध्यान में रखना। एक हो गया आपका सिंधु सागर दोआब, 2 नदियों के मध्य क्षेत्र को दोआब कहते हैं। सिंधु सागर दोआब का मैदान, सिंधु सागर दोआब का मैदान। फिर है चाज दोआब, रचना दोआब, बरी दोआब, और 5वां है बीस्ट दोआब, बीस्ट दोआब। यही पंच दोआब के मैदान है। और यहीं पर अगर मैं आपको बता दूं तो प्यारे साथी ध्यान में रखना गंगा के बारे में कि गंगा के मैदान को 3 वर्गों में विभाजित करते हैं। ऊपरी गंगा के मैदान, ऊपरी गंगा के मैदान, मध्य गंगा के मैदान और निचला गंगा का मैदान या निम्न गंगा का मैदान। निचला शब्द ही ज्यादा सही है। ऊपरी गंगा का मैदान का विस्तार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपके पाया जाता है और यहाँ पर तराई मृदा का निर्माण या तराई क्षेत्र का विकास होता है। मध्य गंगा जो है ये आपके पूर्वी यूपी से बिहार के मध्य क्षेत्र पाया जाता है, मध्य गंगा का मैदान। और यहाँ पर विकास जिस मृदा का होता है उसे हम लोग कहते हैं बांगर मृदा कहते हैं। और निचला गंगा जो होता है ये वेस्ट बंगाल में है और यहाँ पर खादर मृदा पाई जाती है। आप जानते हैं बांगर और खादर को सामूहिक रूप से जलोढ़ मृदा के नाम से भी जानते हैं। आते हैं अगले सवाल पर। अगला प्रश्न है आपके लिए प्रश्न नंबर 26। विस्थापन अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि एक से अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने विलयन से अपेक्षाकृत कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 30 पर। तो प्रश्न नंबर 30 ये रहा आपके सामने कि निम्न में से कौन से पहले पोषी स्तर पर होते हैं? तो सबसे पहले पोषी स्तर पर होते हैं उत्पादक। पोषी स्तर पे वे जीव होते हैं जो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होते हैं और सीधे सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इन्हें उत्पादक कहते हैं। क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं और इसके ऊर्जा के उपयोग से अपने भोजन को बनाते हैं। इस तरह से खाद्य श्रृंखला की नींव पड़ जाती है। और जब हम उपभोक्ता की बात करते हैं तो हम 4 प्रकार के उपभोक्ता पाते हैं। एक तो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, फिर द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता और फिर उच्च मांसाहारी श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं। और प्रत्येक उपभोक्ता दूसरे उपभोक्ता पर आश्रित होता है, ऐसे ही जीवन यापन करते हैं। प्रश्न नंबर 31 पर आते हैं कि गाजर में विटामिन ए की उच्च मात्रा मौजूद होती है और गाजर खाने से बच्चों को क्या मदद मिलती है? तो आप सभी जानते हैं इससे बच्चों की आंखों की रोशनी बेहतर होती है और गाजर आंखों की रोशनी बढ़ाता है, विटामिन ए का अच्छा स्रोत ही है। गाजर का रंग कैसा होता है? नारंगी। और जो गाजर का रंग नारंगी होता है ना, कई रंग के होते हैं पर नारंगी ज्यादा फेमस है। ये किस कारण होता है? बीटा कैरोटीन के कारण इसका रंग कैसा होता है? नारंगी। बीटा कैरोटीन के कारण इसका रंग कैसा होता है? नारंगी होता है। इस बात को भी ध्यान में रखना। अगले सवाल पर प्यारे साथी चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। ये रहा कि डाबे राइनर के त्रिक सिद्धांत के लिए क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के सही क्रम का चयन करें। इसका बिल्कुल इन्होंने जो त्रिक सिद्धांत दिया था उसका सीधा क्रम ही इन्होंने बताया है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और इस आधार पे इन्होंने इसका प्रमाण द्रव्यमान भी बताया है। इन तीनों के प्रमाण द्रव्यमानों में बताएं तो थोड़ा बहुत अंतर पाया जाता है। क्लोरीन में लगभग 35.5 के प्रमाण द्रव्यमान पाया जाता है, ब्रोमीन में 80 और आयोडीन में 127। यानी क्लोरीन और ब्रोमीन में जो प्रमाण द्रव्यमान पाए जाते हैं तो दोनों को मिलाकर आयोडीन अकेले ही उतना प्रमाण द्रव्यमान पाया जाता है। अगले सवाल पर आते हैं। प्रश्न नंबर 38 है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत नहीं है?
अनवीकरणीय स्रोत का मतलब है, इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, वायु। अनवीकरणीय का मतलब क्या होता है, ऊर्जा के दो स्रोत होते हैं। अब ऐसे समझो आप, ऊर्जा के कितने स्रोत, तो ऊर्जा के दो स्रोत, एक है नवीकरणीय ऊर्जा, नवीकरणीय जो हमेशा अपने को पुनः उसी अवस्था में, जो कभी खत्म ना हो और फिर बदलकर उसी अवस्था को प्राप्त कर ले। और दूसरा होता है अनवीकरणीय, यानी जो अपने वापस उस अवस्था को प्राप्त ना कर पाए। नवीकरणीय ऊर्जा यानी जो हमेशा उसी रूप में पुनः प्राप्त हो जाए, जैसे वायु हो गया, वायु ऊर्जा हो गया, जल ऊर्जा हो गया, ठीक है, पवन ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा आप खूब जानते हैं, सौर ऊर्जा हो गया, बायोमास, ये सभी कैसे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी। अनवीकरणीय ऊर्जा में जैसे क्या हो गया, कोयला हो गया, आपका कोयला हो गया, फिर बात करें प्राकृतिक गैस हो गया, क्योंकि जितना प्राकृतिक गैस का आप उपयोग करोगे दोबारा उतनी ही गैस पुनः आके भंडारित नहीं हो जाएगी। कोयला हो गया, और फिर पेट्रोलियम पदार्थ हो गया, पेट्रोलियम पदार्थ, ये सभी के सभी कैसे माने जाते हैं, अनवीकरणीय स्रोत। इसीलिए पूरी दुनिया इस समय विस्तृत कर रही है किसको, नवीकरणीय ऊर्जा पे काम कर रही है। और इसके लिए पूरी वर्ल्ड में एक संस्था बनाई गई है, ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। चलिए इस पर बात करते हैं, पर अगले सवाल पे आते हैं। प्रश्न नंबर है 39। तो प्रश्न नंबर 39 ये आपके सामने रहा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो है कि न्यायाधीशों को बिना किसी भय या पक्षपात के अपना काम करने में सक्षम होना चाहिए। बिल्कुल सही, आप जानते हैं हमारे शासन के 3 अंग हैं। शासन के कितने अंग हैं, तो शासन के 3 अंग हैं जिन्हें आप जानते हैं। एक है विधायिका, लेजिस्लेचर, विधायिका, फिर है आपका कार्यपालिका, विधायिका और फिर कार्यपालिका, और तीसरा है आपका न्यायपालिका। न्यायपालिका हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली है, इसलिए विधायिका जो है कार्यपालिका, यानी कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, पर न्यायपालिका जो है इन दोनों से स्वतंत्र है। वो न तो विधायिका के अधीन है न कार्यपालिका के। विधायिका का काम है विधि का निर्माण करना, विधि का निर्माण करना, कार्यपालिका का है इस विधि को लागू करवाना, और न्यायपालिका का काम है ये जांच करना कि विधि सही है कि गलत। अगर सही है कानून के अनुसार जांच करना, अगर विधि सही है तो लागू रहेगा, अगर ये गलत है तो इसको शून्य कर देना। ये कार्य किसका है, न्यायपालिका। इसीलिए न्यायपालिका को संविधान का रक्षक या संविधान का प्रहरी भी कहते हैं। अगले सवाल पे आते हैं, प्रश्न नंबर 42 रहा। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 42 पे आते हैं कि C3H8 और C5H12 के आणविक द्रव्यमान में क्या अंतर, कितना अंतर पाया जाता है। तो ये कैलकुलेशन का सवाल है, पूरा भाग कर लेना। इसका सही राइट आंसर आ जाएगा 28, है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 28। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 44। 10 फरवरी 2022 को मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो पुराना डाटा है, उस समय का बिल्कुल आंसर यही था, न्यायमूर्ति मुनीश्वरनाथ भंडारी। तो अभी आप कमेंट करके अगर बताओ, अगर ध्यान से पढ़ रहे हो तो आप बताइए वर्तमान में भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, CJI कौन है, ठीक है। कमेंट करके मुझे बताना और नंबर भी बताना किस नंबर के। अगले सवाल पर चलते हैं, ये भी करंट का सवाल है, प्रश्न नंबर 45। जनवरी 2022 में किस देश में सुअर का हृदय मानव में प्रत्यावर्तित किया गया। आप जानते हैं 2022 में खूब चर्चा में रहा, USA में था, ये सफल नहीं हो पाया। जिस इंसान ने परिवर्तित किया था उनके कुछ दिन बाद मृत्यु हो गई, तो सफल प्रयोजन नहीं था। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 53 है। प्रश्न है कि हम जानते हैं यदि वर्षा का जल pH मान 5.6 से कम होता है तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। जब यह अम्लीय जल नदियों में बह के जाता है तो क्या होता है। तो होता क्या है, होता है नदियों के जल का pH कम हो जाता है, क्योंकि अम्लीय वर्षा में आप जानते हैं अम्ल वर्षा, खूब आप इसको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। अम्ल वर्षा होता है सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड के कारण। किसके कारण, सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड
नाइट्रिक एसिड के कारण कौन सी वर्षा होती है? अम्ल वर्षा। तो ये बात ध्यान रखना और इसे रट के रखना, क्योंकि ये सवाल यहां से पूछा जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 55। तो प्रश्न नंबर 55 ये रहा आपके सामने। देखो, ये सवाल आयोग हर सेट में अपने दोहरान कर रहा है, लगभग कई बार इस प्रश्न को दोहरान कर चुका है आयोग। इसीलिए मैं बोलता हूं, जब आप बोलते हो प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्यों होता है, तो मैं बोलता हूं इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है। HIV एड्स के संचरण को रोकने के लिए कई विधियां अपनाई जाती हैं, और दिए गए कथनों में कौन सा इसमें गलत कथन है? सही कथन नहीं, गलत कथन की पहचान करना है। तो इसका है ऑप्शन कि मच्छरदानी का उपयोग करके HIV संक्रमित मच्छर को काटने से रोका जा सकता है। जानते हैं मच्छर से तो HIV फैलता नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या है? बिल्कुल गलत है। अगले सवाल पे आते हैं, प्रश्न नंबर 59। इन्वायरमेंट का सबसे सरल और आसान सवाल है, ध्यान से देखना। निम्नलिखित में से असम में स्थित बाघ अभ्यारण्य कौन सा है जो असम में है? तो आप सभी खूब सुने होंगे काजीरंगा बाघ अभ्यारण्य, जो कहाँ स्थित है? असम में, ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे। और इसे यूनेस्को धरोहर स्थल में शामिल किया गया कब? 1985 में, 1985 में। और यहाँ पर ये कार्बी अगलोंग पहाड़ी के पास में पाया जाता है, और यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगरों की संख्या सबसे ज्यादा पाई जाती है। कहाँ? काजीरंगा बाघ अभ्यारण्य में। प्रश्न नंबर 60 पे आते हैं। तो प्रश्न नंबर 60 है कि लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षार के संकेतक है जिसे प्राप्त किया जाता है। तो लिटमस को कैसे प्राप्त करते हैं? जो एक संकेतक है, पर इसे कैसे प्राप्त किया जाता है? तो ध्यान से देखना। लिटमस के बारे में थोड़ा सा अगर मैं बताऊं, तो पहले सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? लाइकेन। ठीक है, अब आइए सुनिए लिटमस के बारे में। इसे अगर आप एक बार ही जान लेंगे तो दोबारा आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, बस रिवीजन करना पड़ेगा। लिमटस पेपर है ना, लिटमस पेपर है। क्या है? लिटमस पेपर। आइए देखते हैं लिटमस पेपर। लिटमस पेपर को हम किस तरह से अपने एग्जाम के दृष्टिकोण में जानेंगे? आइए इन बातों पर बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं आपसे कि लिटमस पेपर के परीक्षण पत्र के बारे में। इसका परीक्षण किस तरह से हम लोग पत्र से परीक्षण कैसे करते हैं, किन किन विधियों का, इन पर हम चर्चा करने वाले हैं। पहली चीज ध्यान से देखो कि लिटमस पेपर जो है ये उपयोगी माना जाता है, एक उपयोगी पेपर होता है। और ये उपयोगी किसके लिए होता है? तो ये उपयोगी माना जाता है अम्लीय, क्षारीय और उदासीन के लिए ये उपयोगी माना जाता है। इसका जब हम परीक्षण करते हैं तो रंगीन पेपरों पे करते हैं। किस पर? रंगीन पेपरों पर परीक्षण हम करते हैं। और परीक्षण के लिए क्या करते हैं? हम लाल और नीला पेपर ले लेते हैं। अब यहां से थोड़ा कहानी समझना। जब लाल पेपर हम लेते हैं और इस पर क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं, प्रक्रिया करते हैं इस पर। और जब कहते हैं लाल पेपर पर का पीएच जब क्षारीय हो जाता है, इसका पीएच क्या हो जाए? इसका पीएच क्षारीय हो जाता है, तो लाल पत्र बदल करके नीला हो जाता है। और यही अगर नीला का हम लोग बात करें कि नीला का जब चेंजिंग करते हैं और इसका पीएच अम्लीय हो जाए, तो ये अपना रंग बदल कर क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। यही है लिटमस पेपर, जिसको परीक्षणों में उपयोगी साधन के रूप में समझा जाता है और इसका प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 66 है, नाइट्रोजन के अणु, अगला सवाल है, नाइट्रोजन अणु के निर्माण में शामिल सहसंयोगी आबंधों की संख्या कितनी होती है? तो आप खूब जानते हैं, कई बार पूछा जा चुका है, 3। नेक्स्ट सवाल है कि विद्युत जनरेटर के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही कथन सही 1 और 2 दोनों, कि कुंडली के फेरों की संख्या बढ़ाकर प्रेरित धारा की वृद्धि की जाती है, सही है। कुंडली की चाल बढ़ाकर प्रेरित धारा में वृद्धि की जाती है, ये भी सही है। तीसरा कथन सही नहीं है। अगले सवाल पे आते हैं। प्रश्न नंबर 68 है, ये तो विज्ञान का सवाल है, नहीं साइंस का ही है।
राम के पास 6.5 डी क्षमता वाला एक संशोधक लेंस है, लेंस की फोकस दूरी कितनी? तो ये जानते हैं, फार्मूला बेस है, इसे निकालना जाता है -15.38 सेंटीमीटर, क्योंकि लेंस की क्षमता फोकस दूरी को P बराबर 1/f के सिंबल से ज्ञात करते हैं। जो डायोप्टर होता है, लेंस क्षमता को मापा जाता है किसमें? डायोप्टर से मापा जाता है लेंस क्षमता को। प्रश्न नंबर 73 पे आते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 73। मेंडल का, देखो यही सवाल 2 बार आयोग ने पूछा है एक ही सेट में। मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन नियम मटर के जिन जनक पौधों पर आधारित है उनके कितने लक्षण भिन्न होते हैं? तो 2। नेक्स्ट सवाल है, करंट का सवाल है कि इनमें से किसने 17 दिसंबर 2021 को लोकसभा में डोपिंग रोधी विधेयक पेश किया था? आप जानते हैं खूब प्रसिद्ध थे, जिस समय लाया गया था अनुराग ठाकुर जी लाए थे, है ना, 17 दिसंबर 2021 को लाया गया था, ताकि खिलाड़ी हिष्ट पुष्ट रहे, किसी प्रकार के नशा और मादक का सेवन ना करने पाए। अगले सवाल पर आते हैं, आर्ट और कल्चर का सवाल है, आर्ट एंड कल्चर का। मोत्सु उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। और मोत्सु उत्सव जो है, प्यारे साथी ध्यान रखना, यहाँ की एक जनजाति है एओ जनजाति के द्वारा नागालैंड में मनाया जाता है ये त्योहार। और आप जानते हैं नागालैंड का सबसे फेमस हार्नबिल फेस्टिवल जो है खूब प्रसिद्ध है, ये भी कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में ही मनाया जाता है। अगले सवाल पर चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 76 है कि किसी सरकारी संस्था द्वारा व्यक्तियों या निगमों पर लगाए गए अनिवार्य योगदान के रूप में किस रूप में जाना जाता है? तो उसे हम लोग कर कहते हैं। क्या कहते हैं? कर, टैक्स कहते हैं। अब जानते हैं टैक्स के भरोसे ही सरकार हमारी चलती है, क्योंकि अगर सरकार के पास राजस्व नहीं होगा तो सरकार योजनाओं का निर्माण कैसे करेगी, कल्याणकारी कार्य कैसे करेगी, जरूरतें काम कैसे करेंगी, हमारी सुरक्षा, सब कुछ राजस्व पे ही निर्भर है। टैक्स के बारे में हमको बताएं आपको, तो टैक्स 2 प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। हम यहाँ केंद्र के कर के बारे में बात कर रहे हैं, केंद्र के द्वारा। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स जो अक्सर आपसे खूब पूछे जाते हैं, आइए आज से यहाँ की मुश्किलें मैं आपको आसान करता हूँ। डायरेक्ट टैक्स जो सीधा आपसे वसूला जाए, जिससे लगाया जाए उसी से वसूला जाए, उसे डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। और इनडायरेक्ट लगाया किसी और पे जाए, वसूला किसी और से जाए, उसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। डायरेक्ट टैक्स में जैसे आता है आपका व्यक्तिगत कर, व्यक्तिगत कर, निगम कर, व्यक्तिगत कर, निगम कर हो गया, फिर आपका उपहार कर, उपहार कर, संपत्ति कर, संपत्ति कर हो गया, फिर आपका व्यय कर हो गया, व्यय कर, लाभांश कर, लाभांश कर, और पूंजी कर। ये सभी के सभी कैसे कर हैं? डायरेक्ट। इनडायरेक्ट में अगर बात करें तो इनडायरेक्ट में आपका आता है सीमा शुल्क, सीमा शुल्क, फिर बात करते हैं इसमें जीएसटी, है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आपको मैंने जीएसटी इस चैनल पे पढ़ाया है, मुश्किल से 5 या 7 मिनट की क्लास, और पूरे जीएसटी की जानकारी, जितने सवाल आते हैं सब यहीं से पूछे जाएंगे। जीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क कर, ये भी कैसा कर है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क कर। अप्रत्यक्ष कर है केंद्रीय उत्पाद शुल्क कर, सेवा कर, सेवा कर, ये सब केंद्र के द्वारा लगाया जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स है। केंद्रीय बिक्री कर। इतने करों को आपको ध्यान में रखना है प्यारे साथी। अगर इतना आप याद रखोगे तो टैक्स से जो सवाल बनेंगे वो आप सही कर ले जाएंगे। आते हैं अगले सवाल पे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 77 पे। वस्तु को अवतल दर्पण के ध्रुव फोकस की ओर ले जाए जाने पर संगत प्रतिबिंब की ओर जाता है और प्रतिबिंब होता है। क्या होता है? तो ध्रुव के अनंत और आभासी और सीधा प्रतिबिंब बन पाता है इस पर। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, फेफड़ों की कुपिकाओं के होने का क्या कारण है? तो इसका कारण स्पष्ट सीधा बता जाता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि करना इसका मुख्य कारण मानते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 80। तो प्रश्न नंबर 80 ये रहा आपके सामने। क्या जाइलम वाहिकाओं की जलरोधी बनाता है? ये भी सवाल आयोग ने रिपीट किया है, ध्यान में रखना। तो लिग्निन बनाता है। क्या बनाता है? लिग्निन। प्रश्न नंबर 81 की बात करें, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने वाले दिन को
ईसाई लोग किस रूप में मनाते हैं? अब आप कितना आसान सरल सवाल है, गुड फ्राइडे के रूप में इसे मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल, पुनः फिर बता रहा हूं कि इस सवाल को आयोग ने फिर रिपीट किया है कि निम्न में से क्या गर्भ निरोधक गोलियों के सेवन की एक हानि है? तो इसमें हानि बताना है। हानि क्या है? युगल में से दोनों को गोलियों का सेवन करना होता है। ठीक है, ये इसकी हानि है। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 85। तो प्रश्न नंबर 85 आपके सामने है। 17 नवंबर 1955 को भारत सरकार ने एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज यूके के साथ भारत में भारी विद्युत उपकरणों के विनिर्माण हेतु एक कारखाने की स्थापना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। कंपनी को सार्वजनिक क्षेत्र में हैवी इलेक्ट्रिक्स के रूप में पंजीकृत किया गया है। किसके साथ समझौता था ये? तो भोपाल में कंपनी बनाना था और जिसके साथ ये समझौता किया गया था। प्रश्न नंबर 86 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक स्थिति है जिसमें उपलब्ध श्रम संसाधनों का संभवतः सबसे कुशल तरीके का उपयोग किया जाता रहा होगा? तो इसका सही आंसर है प्रश्न नंबर 86 का पूर्ण रोजगार। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 89। किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र की समानांतर दिशा में गति करने पर इसमें उत्पन्न प्रेरित ईएमएफ होगा। तो क्या होता है? अधिकतम होता है इसमें। मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता? मैपिंग का सवाल है, ध्यान से देख लेना है, गोला भर देना है। तो आप जानते हो बिहार के साथ मध्य प्रदेश अपनी सीमा साझा नहीं करता है। एराइस एएनसी कार्यक्रम भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग द्वारा अनुसंधान नवाचार को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया एक राष्ट्रीय पहल है आत्मनिर्भर भारत की। ये कौन सी पहल है? आत्मनिर्भर भारत की। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है 95। सेकेंड लास्ट सवाल पे आते हैं। सौरव घोषाल ने 2022 के राष्ट्रमंडल में किस खेल के आयोजन के लिए कांस्य पदक जीता था? तो इन्होंने उस समय स्क्वैश के लिए कांस्य पदक जीता था। और आज का आखिरी सवाल पे बात करते हैं प्यारे साथी। आयोग ने आखिरी सवाल जो आज इस प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का आखिरी सवाल है कि हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला घिरा हुआ है, किस तरफ से घिरा हुआ है? उत्तर पश्चिम में। उत्तर पश्चिम मतलब ये दिशा है जो हिंदू कुश पर्वत है वो भारत में हिंदू कुश पर्वत एक तो उत्तर, ये उत्तर की दिशा है और ये है पश्चिम, यहाँ पर घिरा हुआ है और ये भी ग्रेट हिमालय से लगा हुआ है।